আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि एक देश एक चुनाव की अवधारणा को व्यापक समर्थन मिलना चाहिए। उन्होंने सुकांत एकेडमी में आयोजित एक विचार विमर्श कार्यक्रम के दौरान यह बात जोर देते हुए कही। रविवार को बीजेपी लीगल सेल की ओर से एक देश एक चुनाव पर आयोजित चर्चा सभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने हिस्सा लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव को सभी का जोरदार समर्थन मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने इस संदर्भ में यह भी कहा कि यदि किसी विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो उसके बाद की स्थिति पर विचार किया जाएगा। যেহেতু হয়েছে আমরা সবাই মিলে সেটাকে সাপোর্ট করা জোরালো ভাবে বলা উচিত। অনেকে হয়তো বলতে পারে যদি মাঝখানে কোনো বিধানসভা যদি নো কনফিডেন্স মোশন হয় তাহলে কি হবে, এটা আপনার আমার চিন্তা করার বিষয়। যখন হবে তখন সেটা করা যাবে। 1951 থেকে 67 পর্যন্ত একই প্রক্রিয়া চলছিল, সেটা এখন ডিস্টার্ব হয়ে গেছে। এখন তখন তো চলছিল ঠিকভাবে, তো আমি অসুবিধা কি এখন যদি সেটাকে আমরা করি, আমরা প্রবলেম কি? এবং ইচ্ছাকৃতভাবে সেগুলো করা হয়েছে 356 দ্বারা ইউজ করে নানাভাবে চেষ্টা করা হয়েছে। ইমার্জেন্সি সময় আমরা সেগুলো আমরা দেখেছি। আমরা সবাই মিলে সেটাকে আমাদের এটাকে সাপোর্ट करा उचित। मुख्यमंत्री ने यह सवाल उठाया कि कई देशों में एक देश एक चुनाव प्रणाली लागू है तो हमारे देश में क्यों नहीं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि कई देशों में वक्फ कानून या 3 तलाक नहीं है तो हमारे देश में ये क्यों बनाए गए हैं। আর এখন ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন, এখানে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। শুধু ভারতবর্ষে না, বিভিন্ন দেশের মধ্যে ব্রাজিল হোক, সুইডেন হোক, বেলজিয়াম হোক, সাউথ আফ্রিকা হোক, জার্মানি হোক, জাপান হোক, ইউএসএ হোক, ইন্দোনেশিয়ায় হোক, ফিলিপিন্সে, সেখানে কিন্তু এক জাতি এক নির্বাচন। তা আমার দেশে কেন হবে না? আমাদের এখানে এই ধরনের ওয়াক অফ বহু মুসলিম কান্ট্রির মধ্যে নেই ওয়াক অফ, কিন্তু আমাদের দেশের মধ্যে এই সব 3 তালাক কথা বহু মুসলিম কান্ট্রির মধ্যে নেই, আমাদের দেশের মধ্যেই আছে। যত আবর্জনা আছে আমাদের এখানে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এখন সেগুলো আস্তে আস্তে করে বিলুপ করার চেষ্টা করছে। যেটা বলা হয়েছে যে 2047 যে বিকশিত ভারতের অর্থই হচ্ছে এই যে স্বচ্ছ ভারত অভিযান। আমি বলবো এই স্বচ্ছ ভারত অভিযান, এই আইনগুলো বা এই ধরনের যে কুপ্রথাগুলো সেগুলো সরিয়ে স্বচ্ছতার সাথে দেশকে 2047 সাথে প্রতিষ্ঠিত করা, একটা কমফোর্টেবল জোন, সেটা কিন্তু আমাদের আগামী দিনে নিশ্চিত করার জন্যই মাननीय प्रधानमंत्री जी এই কাজগুলো করছেন। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह भी कहा कि एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया से न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था भी मजबूत होगी। इस प्रणाली के माध्यम से वित्तीय व्यवस्था में समृद्धि के साथ साथ राजनीतिक स्थिरता भी आएगी। उन्होंने कहा कि हर बार चुनाव होने पर ऐसा लगता है कि फिर से चुनाव आ गया है। हर साल किसी न किसी चुनाव का सामना करना ही पड़ता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि चुनाव के दौरान विभिन्न स्कूलों में चुनावी प्रक्रियाएं चलती हैं, जिसके कारण स्कूलों को बंद करना पड़ता है। ऐसे में एक देश एक चुनाव की अवधारणा वर्तमान समय की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। भारत के इलेक्शन कमीशन ने आधार पर नकली वोटर्स को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया में आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर्स को सक्रिय कर दिया है। बीएलओ अब वोटर्स के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने के लिए एक बड़ा कदम, सक्रिय हुई चुनाव आयोग की मुहिम। भारत के चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को स्वच्छ और पारदर्शी करने के उद्देश्य को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा अभियान शुरू किया है। आयोग ने मतदाता पहचान पत्र को आधार नंबर से जोड़ने को लेकर एक महत्वपूर्ण सहमति पर पहुंच गया है, लेकिन इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए उन मतदाताओं से कारण जानना जरूरी है जिन्होंने अब तक अपने वोटर कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है। अब तक करीब 66 करोड़ मतदाताओं का
आधार नंबर EPIC नंबर के साथ जोड़ा जा चुका है, लेकिन अब भी लगभग 22 करोड़ मतदाताओं का आधार विवरण उपलब्ध नहीं है। इसी कारण आधार आधारित फर्जी वोटर्स को सूची से हटाने की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो सकी थी। अब चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को सक्रिय रूप से लागू करने के लिए बूथ स्तर के अधिकारियों को मतदाताओं तक पहुंचने का निर्देश दिया है। बूथ लेवल ऑफिसर्स मतदाताओं के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। इस दौरान यह भी पता लगाया जाएगा कि यदि EPIC नंबर पहले से आधार से लिंक है तो वह वेरीफाई क्यों नहीं किया गया, और यदि लिंक नहीं है तो इसकी वजह क्या है। ये जानकारी भी BLO द्वारा ली जाएगी। बूथ लेवल ऑफिसर्स मतदाताओं के साथ अपना संपर्क नंबर साझा करेंगे और ये अभियान विधानसभा चुनावों के साथ साथ चलाया जाएगा। जिन राज्यों में निकट भविष्य में चुनाव होंगे वहां इस प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाएगी। इस वर्ष के अंत में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बूथ लेवल ऑफिसर्स वहां के मतदाताओं से संपर्क करेंगे। इसके बाद अगले साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में भी बूथ लेवल ऑफिसर्स मतदाताओं से संपर्क करेंगे। 2014 और 18 के चुनावों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लाखों फर्जी वोटर्स के नाम सामने आए। सिर्फ तेलंगाना में ही 20 लाख से अधिक फर्जी नाम वोटर लिस्ट में शामिल थे। चुनाव आयोग ने कहा है कि जब तक इस समस्या पर रोक नहीं लगेगी तब तक निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं हो सकेगा। आगामी 20 महीनों में बूथ लेवल ऑफिसर्स बिहार के 7.80 करोड़, बंगाल के 7.57 करोड़, असम के 2.45 करोड़, केरल के 2.77 करोड़ और तमिलनाडु के 6.23 करोड़ मतदाताओं तक पहुंचेंगे। अगले साल मई में पश्चिम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने सबसे पहले इन राज्यों के विशेष अभियान की शुरुआत की है। इसके बाद त्रिपुरा जैसे अन्य राज्यों में भी यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस अभियान के तहत चुनाव आयोग के 10.49 लाख बूथ लेवल ऑफिसर्स विभिन्न राजनीतिक दलों के करीब 13.87 लाख बूथ एजेंट से भी संपर्क करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। एडीसी को अधिकार दिलाने में बिल संसद में पास कराने में विफल रही है सत्ताधारी बीजेपी की सहयोगी पार्टी तिपरा मोथा। दूसरी ओर मोथा को प्राथमिकता देने के चक्कर में पहाड़ों में कमजोर होती दिख रही है बीजेपी। ऐसे में मौके का फायदा उठा रही है CPIM। तो क्या पहाड़ी इलाकों की राजनीति बीजेपी और तिपरा मोथा के लिए बूमेरैंग साबित होगी? इसको लेकर चल रही है जबरदस्त सियासी चर्चा। त्रिपुरा की आदिवासी स्वायत्त जिला परिषद ADC को राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार मिलने के बाद इस संवैधानिक संस्था को जन कल्याण के लिए प्रभावी रूप से उपयोग करने का जो वादा किया गया था वह कहीं से भी पूरा होता नहीं दिख रहा है, ऐसा मानना है आम आदिवासी जनता का। उनका आरोप है कि ADC की वर्तमान शासक पार्टी तिपरा मोथा ने अपेक्षाओं पर खरा उतरने में पूरी तरह से विफलता दिखाई है। संविधान से प्राप्त अधिकारों और सुविधाओं को जमीनी स्तर तक आम आदिवासी लोगों तक पहुंचाने की दिशा में मोथा के ADC नेतृत्व ने कोई ठोस और व्यापक पहल नहीं की है। राज्य सरकार के साथ सहयोग कर ADC को समृद्ध बनाने की बात कही गई थी, लेकिन वास्तविकता में उसके संकेत तक नहीं मिलते। जब तिपरा मोथा ने राज्य सरकार में मंत्री भेजकर सत्ता में भागीदारी की थी तब उम्मीद जगी थी कि पार्टी ADC को अधिक आर्थिक और प्रशासनिक अधिकार दिलाने के लिए संविधान संशोधन की दिशा में ठोस पहल करेगी, परंतु संसद में वर्षों से लंबित 125वें संशोधन विधेयक को पारित कराने में भी मोथा कोई प्रभावशाली भूमिका नहीं निभा पाई। अब जबकि एक और संसद सत्र गुजर चुका है, राजनीतिक विश्लेषकों की राय है कि मोथा भाजपा जैसी बड़ी सहयोगी पार्टी पर आवश्यक दबाव बनाने में पूरी तरह नाकाम रही है। यही नहीं, मौजूदा सीमित अधिकारों के अंतर्गत भी मोथा ने न तो कोई उल्लेखनीय योजना शुरू कर सकी है और न ही जनता के लिए क्रियान्वयन के स्तर पर कोई ठोस काम कर पाई है। राज्य सरकार पर बकाया राशि न देने का आरोप बीच बीच में जरूर उठाया गया, लेकिन उस पर दबाव बनाने या समाधान निकालने की कोई गंभीर कोशिश तिपरा मोथा द्वारा नहीं की गई है। अब जब ADC चुनाव में महज 1 साल ही बचा है, तब पहाड़ी इलाकों में मोथा की भूमिका और ADC के संचालन को लेकर व्यापक चर्चाएं शुरू हो गई है।
आम जन का मानना है कि एडीसी के संचालन में मौथा की कोई विशेष सफलता नहीं रही है। राजनीतिक विश्लेषक इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मौथा जनता से धीरे धीरे कटती जा रही है। न तो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का उचित क्रियान्वयन हुआ है, न ही भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों का लाभ आम नागरिकों तक पहुंच पाया है। नई योजनाओं की बात तो दूर की बात है। ग्राम समितियों के गठन और चुनाव की आवश्यकता को भी मौथा भाजपा को समझाने में असफल रही है, जबकि यही संस्थाएं एडीसी को प्रभावी संचालन के लिए अनिवार्य है। विश्लेषकों के अनुसार मौथा की भूमिका इस पूरे मामले में रहस्यमय और दिशाहीन रही है। सत्ता में आने के बाद से एडीसी नेतृत्व और नागरिक समाज के बीच बढ़ती दूरी ने विपक्षी दल सीपीएम और उसकी जनजाति आधारित इकाई को सक्रिय होने का अवसर प्रदान किया है। उधर आदिवासियों के लिए घोषित योजनाओं के क्रियान्वयन में भाजपा की निष्क्रियता और मौथा को अत्यधिक प्राथमिकता देने के कारण भाजपा की अपनी जनजातीय राजनीति कमजोर हुई है। ये दोनों कारक पहाड़ों में पार्टी के लिए गंभीर बाधाएं बन चुके हैं। अब समग्र राजनीतिक परिदृश्य में यह बहस तेज हो गई है कि क्या भाजपा तिपरा मौथा की संयुक्त रणनीति आखिरकार उनके लिए बूमरैंग साबित होगी। पहाड़ की रणनीति में इस सवाल पर गहन चर्चा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और प्रशासनिक सक्रियता के चलते विशालगढ़ रेलवे स्टेशन क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। वहीं भाजपा ने रविवार से वक्फ संशोधन कानून के फायदे और इसके सकारात्मक प्रभावों को लेकर जन जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। वक्फ संशोधन विधेयक और कानून के विरोध में शनिवार को विशालगढ़ रेलवे स्टेशन इलाके में गर्मागर्मी देखने को मिली। सिपाहीजला जिला जन अधिकार संघर्ष परिषद के आह्वान पर यह विरोध कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से शुरू हुआ। इस कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक सक्रियता सुबह से ही दिखाई दी। रेलवे स्टेशन के पास पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में रखकर युद्धकालीन स्थिति जैसी सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए सुबह 8 बजे से ही विशालगढ़ में पुलिस बल जुटने लगा। विरोध कार्यक्रम को लेकर इलाके में सुबह से ही गहरी तनाव की स्थिति बन गई। जन अधिकार संघर्ष परिषद के नेतृत्व ने आरोप लगाया कि वक्फ संशोधन कानून को वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आम लोगों की संपत्ति में हस्तक्षेप के समान है। पुलिस की निगरानी में विरोध कार्यक्रम शांतिपूर्वक शुरू हुआ, लेकिन प्रशासन को आशंका थी कि स्थिति किसी भी समय तनावपूर्ण हो सकती है, इसलिए कड़ी निगरानी रखी गई। प्रशासन ने बताया कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। यह उल्लेखनीय है कि वक्फ संशोधन कानून के लाभ का प्रचार करने और विपक्ष की आलोचनाओं का जवाब देने के लिए भाजपा ने रविवार से मुस्लिम समुदाय को लक्षित करते हुए विशेष 2 सप्ताही जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल मुस्लिम समुदाय को संशोधित कानून के प्रावधानों को लेकर भ्रमित कर रहे हैं, जो कि उनकी वोट बैंक राजनीति का हिस्सा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार बीजेपी ने जोर देकर ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी और कुशल प्रबंधन के जरिए पिछड़े वर्ग मुस्लिमों और महिलाओं को कल्याणकारी कार्यक्रमों में भागीदार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बीजेपी और सरकार का कहना है कि यह नया वक्फ संशोधन कानून उन संपत्तियों को प्रभावशाली और छोटे वर्ग के नियंत्रण से मुक्त करने के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय के समग्र लाभ के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी कॉरपोरेट घरानों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों को एकजुट कर धर्म की आड़ में जनता के एक वर्ग को गुमराह भी किया है। यह बात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के पॉलिट ब्यूरो के सदस्य जितेंद्र चौधरी ने रविवार को एक पार्टी कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए कही। उन्होंने यह भी बताया कि भले ही वर्तमान में विधानसभा में वामपंथियों की ताकत कमजोर हो, फिर भी हाल ही में संपन्न पार्टी कांग्रेस में यह निर्णय लिया गया है कि एक जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। সংগঠিত হয়েছে সেই কংগ্রেস থেকে একদিক থেকে
বর্তমান এই ডামাডোলের মধ্যে হ্যাঁ অবশ্যই যে এই মুহূর্তে পার্লামেন্টে বিধানসভাগুলোতে ভোটের বিচারে আমাদের শক্তি খুবই ক্ষীণ। আর আমাদের শত্রু বিশেষ করে এই আরএসএস বিজেপি যেভাবে কর্পোরেট এবং কমিউনাল একচেটিয়া পুঁজি এবং তার সাথে সমস্ত সাম্প্রদায়িক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে ধর্মীয় মিশেল দিয়ে যেভাবে জনগণের একটা অংশকে উন্মাদে পরিণত করেছে, এটাকে মোকাবেলা করার জন্য আমাদের সাংগঠনিক শক্তিও ঠিক সেরকমভাবে অতীতের তুলনায় অনেক ক্ষীণ। কিভাবে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা करा जाए? रविवार सुबह हल्की सी ही बारिश में ऋष्यमुख विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गोविंद त्रिपुरा पाड़ा आंगनवाड़ी केंद्र पूरी तरह से पानी में डूब गया। राष्ट्रीय सड़क निर्माण करने वाली कंपनी की लापरवाही से सड़क निर्माण के कारण यह आंगनवाड़ी केंद्र पानी में डूब गया और ऐसा आरोप है स्थानीय निवासियों का। साथ ही राष्ट्रीय सड़क निर्माण में निम्न गुणवत्ता के कार्य की भी शिकायत विभिन्न पक्षों से उठ रही है। आंगनवाड़ी केंद्र के पानी में डूबने के कारण को लेकर संबंधित एडीसी क्षेत्र के छोटे बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा, जिससे एडीसी क्षेत्र के निवासियों में गुस्सा देखा जा रहा है। আমি বলতেছি যে এই যে রাস্তার কোম্পানি যে কি রাস্তাটা করে গেছে, একটা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে একটা পাকা দিন নির্মাণ লেগে তারা অনেক জায়গা থেকে পাওয়া হয়েছে, কিন্তু তারা করে গিয়েছে না। কবে করেছিল এটা? এটা কবে হয়েছে? গত সঙ্গে করা হয়েছে। তারা করছে না কিন্তু ঢুকে না। গত বছর থেকে ঢুকছে, গত বছর পালার থেকে ঢুকছে। এই গত বছর সহ এই 2 বছর চলে, 1 বছরের মতো আগে ঢুকে না। एक गत बছর एक बार बीज देওয়ার পরে ঢুকে যায়। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। राज्य के 42 विभागों में इस समय कुल 51,784 पद खाली है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बीते 7 वर्षों में लगभग 28,000 खाली पद बिना भराव के अपने आप ही समाप्त हो चुके हैं। प्रशासनिक हलकों में इस पर चिंता जताई जा रही है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर पदों का खत्म हो जाना क्या यह सरकारी ढांचे को कमजोर कर रहा है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्तियों की कमी के कारण कुल 51,784 पद रिक्त है। 31 मार्च 2025 तक रिक्तियों की ये संख्या 51,784 थी। पिछले 7 वर्षों में 7 विभागों में कर्मचारियों की संख्या में 27,227 की कमी आई है, जो प्रतिशत के हिसाब से 40.12% है। हालांकि इस अवधि में राज्य में नियमित पदों पर केवल 12,000 लोगों को ही सरकारी नौकरी दी गई है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगभग 60,000 बेरोजगार युवाओं को नियमित सरकारी नौकरी देने की क्षमता है। यह उल्लेखनीय है कि बीते वर्षों से राज्य के एडीसी क्षेत्रों में भी नियुक्ति प्रक्रिया लगभग ठप पड़ी हुई है। भाजपा ने वादा किया था कि हर वर्ष 50,000 सरकारी नौकरियां देगी। इस वादे के अनुसार 7 वर्षों में कुल 3,50,000 बेरोजगारों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब शिक्षित बेरोजगार इस वादे को एक कोरी कल्पना मानने लगे हैं। वर्तमान में विभागवार रिक्तियों की स्थितियां इस प्रकार है। प्राथमिक शिक्षा विभाग में 6,904 पद, माध्यमिक शिक्षा विभाग में 4,032 पद, उच्च शिक्षा विभाग में 1,009 पद, गृह विभाग में 7,515 पद, त्रिपुरा स्टेट राइफल्स में 2,405 पद, चिकित्सक विभाग में 1,888 पद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 5,820 पद, नर्स के विभाग में 5,112 पद, स्वास्थ्य तकनीकी कर्मचारियों में 1,197 पद, लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यू के विभाग में 3,605 पद, कृषि विभाग में 2,075 पद, पशुपालन विभाग में 1,533 पद, ग्रामीण विकास विभाग में 1,141 पद, राजस्व विभाग में 1,134 पद, खेल और युवा कल्याण विभाग में 762 पद, अग्निशमन सेवा विभाग में 734 पद, वन विभाग में 626 पद, पीडब्ल्यूडी-डब्ल्यूआर शाखा में 514 पद, अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में 453 पद, मत्स्य विभाग में 444 पद, उद्योग और वाणिज्य विभाग में 408 पद, सूचना एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग में 374 पद, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका विभाग में 336 पद, हथकरघा, हस्तशिल्प और रेशम विभाग में 264 पद, सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा विभाग में 245 पद। इस प्रकार राज्य सरकार के कुल 42 विभागों में रिक्त पदों की संख्या 51,784 है। इतना ही नहीं, सरकार की विफलता के कारण पिछले 7 वर्षों में लगभग 28,000 रिक्त पद स्वतः समाप्त हो चुके हैं। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी 2 महीनों में और लगभग 1,000 पद अपने आप ही समाप्त हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। अगरतला राष्ट्रीय सड़क पर दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। पत्थर लदी गाड़ी और बाइक के बीच टक्कर में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। यह दुर्घटना उत्तर जिले के पानीसागर थाना क्षेत्र स्थित सिलेट कैंप के पास हुई है, जिसमें बाइक चालक निर्मल दास की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार उनका घर उपताखाली ग्राम पंचायत के 2nd वार्ड में था। दुर्घटना के बाद उग्र जन समुदाय ने 4 घंटे तक राष्ट्रीय सड़क को जाम करके रखा। গাড়িটা যখন ব্যাক করতো, ব্যাক করার সময় বোধহয় ও গাড়ি মারছে, মাইরা দিয়ে গাড়ি আবার তুলে ড্রাইভার মারছে। মানে পুলিশ হিসাবের সংলগ্নে আগে পাথর কুয়ারি যে বাম্পারের লোকে বাইকে না, বাইক তো মারা গেছে সে। चेन्नई में सोने की चोरी के मामले में विशालगढ़ के एक स्वर्ण व्यापारी को गिरफ्तार किया गया। रविवार सुबह विशालगढ़ के एसके ज्वेलर्स के मालिक सत्य रंजन कर्मकार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार किया। इस बीच विशालगढ़ उत्तर बाजार के इस ज्वेलरी दुकानदार को गाड़ी में बैठाकर ले जाने के दौरान स्थानीय व्यापारियों ने चेन्नई पुलिस का विरोध किया। गाड़ी से ज्वेलरी दुकानदार को उतार लिया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में भारी उत्तेजना फैल गई। बाद में विशालगढ़ पुलिस थाने के हस्तक्षेप से स्थिति को काबू में किया गया। কে বা কারা চুরি করছে না কি করছে বাড়ি আড়ালে যা শুনছি, আয়া বিশাপের বাজারের শিল্পী চৈতন্য কর্মকারকে ইডি নাকি গাড়িতে তুলছে। তখন আমরা সবাই জড়ো হয়ে আটকেলাম যে আমাদের পিএসকে নক করে নিতে হবে এবং পিএসকে জানিয়ে নিতে হবে, আমরা ঘটনাটা বুঝতে হবে কি বিষয়। মানে কোন জায়গা থেকে এসেছিল পুলিশ? পুলিশকে না, ইডি তারা ইডি সিভিল এসেছে। তারা কি ইডি পরিচয় দিয়েছে? দিয়ে তখন আমরা সবাই জড়ো হয়েছি যে বিশেষ করে পিএসকে নক না করে কিছু করা যাবে না।
राजधानी के प्रतिष्ठित स्वर्ण व्यवसाय संस्थान स्वर्ण कमल ज्वेलर्स द्वारा आयोजित स्वर्ण अक्षय ऑफर 22 अप्रैल से 3 मई तक चलेगा। इस ऑफर के दौरान ग्राहकों को सोने के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 25% की छूट या प्रति ग्राम 380 रुपये की छूट में से कोई एक ऑप्शन चुनने का अवसर मिलेगा। साथ ही हीरे के गहनों पर मेकिंग चार्ज में 100% छूट और प्रति ग्राम 100 रुपये की छूट दी जाएगी। इतना ही नहीं, अगर कोई ग्राहक 15 ग्राम या उससे अधिक सोना या 50,000 रुपये या उससे अधिक मूल्य के हीरे के गहने खरीदते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से एक गोल्ड कॉइन भी मिलेगा। इस ऑफर की घोषणा रविवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वर्ण कमल ज्वेलर्स की ओर से की गई थी। আমি আরেকবার রিপিট করে দিচ্ছি অফারগুলো, কারণ অফারগুলো অনেকটাই বড়। লাকি ড্রতে দুটি সোনার নেকলেস, লাকি ড্রতে মেগা লাকি ড্রতে দুটি সোনার নেকলেস, প্রতিদিনের লাকি ড্রতে 3টি সোনার কয়েন এবং বাম্পার লাকি ড্রতে ডায়মন্ডের রিং, অবশ্যই সেটা ডায়মন্ডের গয়না কেনাকাটার জন্য, এবং প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিতভাবে আপনি পাবেন হচ্ছে গোল্ড কয়েন। কিন্তু সেই গোল্ড কয়েনটি একটি নির্দিষ্ট প্যারামিটার রয়েছে, যেমন 15 গ্রামের সোনার গয়না এবং 50,000 টাকার ঊর্ধ্বে হীরের গয়না কেনাকাটায়। जनजातीय समुदाय का प्रमुख धार्मिक पर्व गौरिया पूजा सोमवार को संपन्न किया जाएगा। इस अवसर को लेकर विशेष रूप से जनजातीय इलाकों में भारी उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। राज्य के जनजातीय समुदाय का प्रमुख धार्मिक त्योहार गौरिया पूजा है। इस पर्व को लेकर पूरे राज्य में उत्साह और उल्लास का माहौल है। धार्मिक आस्था और श्रद्धा के साथ राज्य के विभिन्न हिस्सों में गौरिया पूजा की तैयारियां जोरों पर चल रही है। सोमवार को मुख्य पूजा और उत्सव का आयोजन किया जाएगा। राजधानी अगरतला में नाजिरपुकुर पूजा कमेटी, प्रभात चंद्र राय पूजा कमेटी, केबीसी पूजा कमेटी, प्रगति प्ले सेंटर पूजा कमेटी सहित कई क्लब और सामाजिक संस्थाएं गौरिया पूजा के अवसर पर विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। हर साल की तरह इस बार भी अभयनगर ब्रिज के नीचे नेताजी क्लब की ओर से विशेष पूजा अर्चना और मेले का आयोजन किया गया है। हालांकि काठाखाल में चल रहे विकास कार्यों के कारण इस वर्ष मेले का दायरा कुछ सीमित कर दिया गया है, ऐसा आयोजकों ने बताया है। উপলক্ষে চলছে আর এবার আমরা মেলার সংখ্যাটা একটু কম হবে জায়গার জন্য, আর এখানে মিলিতভাবে সবাই আসে, तो আমরা অনুরোধ করছি সবাই যাতে আসে যোগদান করুক। गौरिया पूजा के अवसर पर परंपरा के अनुरूप राज्य के जनजातीय समुदाय के लोग बाबा गौरिया की आराधना में लीन हैं। उनका विश्वास है कि गौरिया देवता की कृपा से फसलें अच्छी होती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। त्योहार के इस उल्लासपूर्ण माहौल में शांति और सौहार्द का संदेश लेकर इस वर्ष भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में पारंपरिक गौरिया उत्सव का आयोजन हो रहा है। विविध संस्कृति का प्रतीक त्रिपुरा, जहां राष्ट्रीय और जनजातीय परंपराएं एक दूसरे में रची बसी हैं, वहीं इस सांस्कृतिक समागम का मूल आधार है राज्य की समृद्ध विरासत और परंपरा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও। আমরা জানি